हेलो बच्चों, स्टूडेंट नमस्कार। रसायन विज्ञान की ऑनलाइन क्लास और अपने यूट्यूब चैनल विजेंद्र सर केमिस्ट्री में मैं आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, अपना फिजिकल केमिस्ट्री का ठोस अवस्था वाला चैप्टर पूरा हो चुका था। इसकी जो मैंने इससे पहले 15 क्लासें ली, 15 लेक्चर थे, उसमें ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है। आज अपन इसके क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे। आज इसके जो विद इन 5 ईयर के क्वेश्चन है और भी चैप्टर में जो क्वेश्चन है वो मैं आज आपके सामने उनको क्या करूंगा, सोल्व करूंगा। तो जैसे अपन लेते हैं और ये क्वेश्चन आंसर ही इसमें मैं आपको क्या करूंगा, सोल्व। जैसे निम्न एक कोष्टिकाओं में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात कीजिए। निम्न एक कोष्टिकाओं में अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या अपने को ज्ञात करनी है। यूनिट सेल कौन सी है? सिंपल वाली है, बीसीसी वाली है यानी काय केंद्रित, और कौन सी है? फलक केंद्रित है। फलक केंद्रित मतलब एफसीसी वाली, और एक है षटकोणीय वाली, षटकोणीय निबिड़ संकुलन वाली, षटकोणीय निबिड़ संकुलन वाली HCP। देखो, आप सभी जानते हो जो सिंपल यूनिट सेल होती है उसमें अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है? 1। चाहे मैं यहाँ पर आपको बना करके भी बता सकता हूँ, ये आपको पहले भी बताया जा चुका है। जो सिंपल यूनिट सेल होती है उसमें कण केवल कहाँ पर होते हैं? कोने पर होते हैं। ये कितने हैं? ये 8। तो एक कितने से? 1/8 से 8 कोष्टिकाओं के साथ सहभाजित होता है, तो एक के लिए एक कोष्टिका को कितना योगदान करेगा? 1/8। और ऐसी हैं कितनी टोटल? 8। तो कितना हो गया? 1। हाँ, इसमें किनारे की लंबाई भी आप ज्ञात करना चाहो तो ये मैंने गोलक का केंद्र बताया, किनारे की लंबाई ये निकाल सकते हैं अपन। एक कोष्टिका की किनारे की लंबाई बताया था a होती है, तो ये किनारे की लंबाई क्या है? a। ये r दूरी, ये r दूरी, तो a किसके बराबर होती है? ये 2r के बराबर होती है। क्लियर है? फिर दूसरी है BCC, काय केंद्रीय। इसके केंद्र में और अवयवी कण होता है, केंद्र वाला किसी के साथ पार्टिसिपेट करता नहीं है, तो इसकी एक कोष्टिका में अवयवी कण कितने होंगे? 2 होंगे। तीसरी फलक केंद्रित, यानी इस फलकों पर भी कण होगा, इस फलक पे, ऊपर नीचे वाले फलक पे, दाएं बाएं वाले फलक पे और आमने सामने वाले फलक पे। प्रत्येक फलक का कण उस एक कोष्टिका को कितना योगदान करता है? आधा योगदान करता है। टोटल फलक कितने हैं यहाँ पे? टोटल फलक हैं यहाँ पर 6। तो ये कितना योगदान करेंगे? यहाँ पर कितने कण हो जाएंगे? टोटल कितने कण हो जाएंगे? 3 और 1 कोनों वाला। तो एफसीसी की एक कोष्टिका में कितने अवयवी कण हो जाएंगे? 4। अर्थात एफसीसी की एक कोष्टिका में कितने अवयवी कण होते हैं? 4। अब बात करें षटकोणीय निबिड़तम संकुलित संरचना, ये पहले भी आपको नहीं बताई है। इसकी एक कोष्टिका में कितने अवयवी कण होते हैं उसके बारे में मैं बात करता हूं। तो षटकोणीय निबिड़तम संकुलित संरचना इस प्रकार की संरचना होती है। ये षटकोणीय निबिड़तम संकुलित संरचना है। अब देखो, यहाँ पर ये अवयवी कण है, यहाँ पर अवयवी कण है, षटकोणीय रूप में रहता है। यहाँ पर अवयवी कण, और अवयवी कण कहाँ रहते हैं? इनके बीच, मध्य में भी रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? मध्य में भी। देखना, ये जो कण है ये कितना है? 120 डिग्री का। तो और इन दोनों के बीच का ये भी 120 का हो जाएगा और ये भी 120 का हो जाएगा। यानी ये कण 3 कोष्टिकाओं में, षटकोणीय कोष्टिका यहाँ पर जो है कोष्टिका इनमें विभाजित है, तो और 3 नीचे है, 3 ही होगी ऊपर, तो कितनी के मध्य विभाजित हो गया? 6 के मध्य। तो 1 को योगदान कितना होगा इसका? 1/6। क्लियर है? और
इस प्रकार के एक एक कोष्टिका में कितने कोने होते हैं? 12 होंगे। एक 6, ये 6 ऊपर वाले, तो ये 12 कितने आ गए? ये 6 दूनी 12 कितने हो जाएंगे? ये यहाँ वाले अवयवी कणों की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 2। हाँ, इस एक कोष्टिका के बीच में ये अवयवी कण होते हैं, जैसे मैं यहाँ पर बताऊं पर, और यहाँ पर ये भी क्या होते हैं? अवयवी कण। ये केंद्र में है, ये कितने कण हैं? 3। क्लियर है? अब देखो ये फलक पर है, ये कण फलक के केंद्र में, और फलक के केंद्र में जो कण होता है वो कितना योगदान करता है? आधा योगदान करता है। तो 1/2 गुणा ये है कितने? 1 और 2, तो ये हो गए अवयवी कण कितने हो गए यहाँ पर? 6। तो षटकोणीय निबिड़तम संकुलित जो संरचना होती है उसकी यूनिट सेल में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। क्लियर हुई ये बात सभी को? ये बताया नहीं था मैंने, अभी आपको बता दिया है। अब मैं बात करूं इनकी समन्वय संख्या की, इनके गोलों के समन्वय संख्या की। ध्यान रखना, बता रखा है यहाँ पर समन्वय संख्या कितनी होती है? 8। यहाँ पर कितनी होती है? 12। यहाँ पर भी कितनी होती है? समन्वय संख्या 12 होती है। इनकी समन्वय संख्या के बारे में आपको पहले भी डिस्कशन कर चुका हूँ, पहले भी बात मैं कर चुका हूँ। आगे वाला क्वेश्चन है, एक षटकोणीय आधे एकक कोष्टिका में चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय छिद्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। कौन सी एकक कोष्टिका है? HCP यूनिट सेल है, यानी षटकोणीय आधे यूनिट सेल। इसमें चतुष्फलकीय छिद्र और अष्टफलकीय छिद्रों की संख्या बतानी है। अष्टफलकीय छिद्र आप जानते हो, चतुष्फलकीय छिद्र टेट्राहेड्रल कितने होते हैं? 2n। अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते हैं? n। ये मैंने टेट्राहेड्रल लिखा है, ये मैंने ऑक्टाहेड्रल लिखा है। n क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल। आप सभी जानते हो HCP में कितने पार्टिकल होते हैं? 6। HCP की यूनिट सेल में कितने पार्टिकल होते हैं? 6। तो चतुष्फलकीय छिद्र कितने हो जाएंगे? 12। अष्टफलकीय छिद्र कितने हो जाएंगे? 6। कुल छिद्र कितने हो जाएंगे? 12 + 6 = 18। तो क्लियर हुई ये बात भी सभी को? इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। आगे वाला क्वेश्चन है, ये साधारण सा क्वेश्चन है, ठोस कठोर क्यों होते हैं? ठोस कठोर क्यों होते हैं? देखो, अपने को पता है ठोस पदार्थ होते हैं, उनमें जो अवयवी कण होते हैं वो अपनी माध्य स्थिति से केवल इर्द गिर्द, माध्य स्थिति के इर्द गिर्द केवल दोलन कर सकते हैं, या फिर मैं कहूं कंपन कर सकते हैं। उनमें कोई स्वतंत्र गति नहीं पाई जाती है, क्योंकि उनके अवयवी कणों के मध्य परबल, अंतराण्विक, अंतरायनिक, अंतरपरमाणुवीय या अंतर अणुक बल पाए जाते हैं। इसी कारण ठोस क्या होते हैं? ठोस और कठोर होते हैं। ठोस कठोर होते हैं। क्या कहा मैंने? जो ठोस पदार्थ होते हैं उनके अवयवी कण अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द केवल क्या करते हैं? दोलन करते हैं, स्वतंत्र गति नहीं करते हैं, और उनके अवयवी कणों के मध्य परबल, अंतराण्विक आकर्षण बल पाए जाने के कारण ये क्या होते हैं? कठोर होते हैं। आगे वाला प्रश्न है, ठोसों का आयतन निश्चित क्यों होता है? इनका आयतन निश्चित क्यों है? देखो, वही बात है जो यहां पर भी ठोस में जो अवयवी कण होते हैं उनके मध्य प्रबल सहसंयोजक बल पाए जाते हैं, जिसके कारण इनकी बंध दूरियों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। न तो बंध दूरियां बढ़ती है और न ही बंध दूरियां घटती है। इसी कारण इनका आयतन क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है। इनका आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। अवयवी कणों के मध्य जो आकर्षण बल या फिर मैं कहूं सहसंयोजक बल पाए जाते हैं, जिसके कारण इनके अवयवी कण होते हैं उनके मध्य की जो आबंध दूरियां होती है वो अपरिवर्तित रहती है। अतः इनका आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक ठोस है कोई, अत्यधिक कठोर, ठोस और गलित अवस्था दोनों में विद्युत रोधी है, उस ताप पर पिघलता है। एक ठोस है कोई, ये गलित तथा
ठोस अवस्था में तो हमें विद्युत रोधी है। कैसा है? विद्युत रोधी। और उच्च ताप पर पिघलता है, उच्च ताप पर पिघलता है। ये बताना है किस प्रकार का ठोस है, किस प्रकार का ठोस है। ये कौन सा ठोस होगा? कोई ठोस है ए, गलित और ठोस अवस्था में विद्युत का क्या है? कुचालक है, उच्च ताप पर पिघलता है। इसका मतलब गलनांक क्या हो गया? इसका बहुत ज्यादा हो गया। किस प्रकार का ठोस? ऐसे ठोस कौन से ठोस होते हैं? सहसंयोजी ठोस, जैसे हीरा। ठोस और सभी अवस्थाओं में विद्युत का क्या रहता है? कुचालक। इसका गलनांक क्या रहता है? अधिक। ये ध्यान रखना। एक सहसंयोजक ठोस है ग्रेफाइट। कौन है? ग्रेफाइट। इसमें कार्बन परमाणु sp2 संकरित अवस्था में होता है और ये विद्युत का क्या होता है? ये विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। क्लियर है ये बात सभी को? अब आगे वाले प्रश्न की बात करते हैं। हाँ, आगे वाला क्वेश्चन है जालक बिंदु क्या होते हैं? जालक बिंदु क्या होते हैं? देखो, कोई भी क्रिस्टलीय ठोस होता है, कोई भी जालक होता है, उसमें जो अवयवीकरण हो सकता है वो अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है अथवा आयन हो सकता है। वही किसको दर्शाता है? वही जालक बिंदु को या जालक स्थल को दर्शाता है। कौन दर्शाता है? किसी भी जालक का जो अवयवीकरण होता है, अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? आयन हो सकता है। वही किसको दर्शाता है? उस जालक के जालक बिंदु को दर्शाता है, जो अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है और क्या हो सकता है? आयन भी हो सकता है। क्लियर है ये बात सभी को? आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक कोष्टिका के पैरामीटरों के नाम लिखिए। तो यूनिट सेल के पैरामीटर, एक कोष्टिका के पैरामीटर आप सभी जानते हो। एक कोष्टिका के पैरामीटर 3 तो भुजाएं हैं। 3 क्या है? भुजाएं ए, बी और सी। तथा 3 क्या है? तथा 3 क्या है? कोण। कौन कौन से हैं? अल्फा, बीटा और गामा। ये क्या है? एक कोष्टिका के पैरामीटर। आगे वाली क्वेश्चन है निम्न संरचनाओं की समन्वय संख्या लिखिए। समन्वय संख्या, या फिर मैं क्या कह सकता हूं इसको? उप सहसंयोजन संख्या। सहसंयोजन संख्या, इसको समन्वय संख्या कह सकते हैं या फिर क्या कह सकते हैं? उप सहसंयोजन संख्या भी इसको अपन कह सकते हैं। जैसे एक विमीय की कितनी होती है? ये एक विमीय की 1D की 1D की होती है समन्वय संख्या। एक गोला निकटवर्ती जितने गोलों को स्पर्श करता है वही उस गोले की क्या कहलाती है? कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या या फिर मैं कहूं उप सहसंयोजन संख्या कहलाती है। एक विमीय परत में कितनी होती है समन्वय संख्या? 2। एक गोला कितने गोलों को स्पर्श करता है? 2 को। और फिर दूसरा द्विविमीय। अब आपको पता है द्विविमीय 2 प्रकार का होता है। द्विविमीय वर्ग वाला, वर्ग निबिड़ वाला। वर्ग निबिड़ वाले में समन्वय संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और एक होता है द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। षटकोणीय निबिड़ संकुलन में समन्वय संख्या कितनी होती है? 6। फिर बात करते हैं अपन किसकी? त्रिविमीय की। त्रिविमीय, त्रिविमीय कौन सा होता है? त्रिविमीय भी 2 प्रकार का देखा था अपन ने। त्रिविमीय षटकोणीय वाला, इसमें समन्वय संख्या 12 होती है। और त्रिविमीय घनीय निबिड़ संकुलन या फलक केंद्रित निबिड़ संकुलन, इसमें भी समन्वय संख्या कितनी होती है? 12 होती है। क्लियर हुई बात सभी को? ये पीछे अपनी सबकी एक एक बार बात हुई हो रखी है। अब अपन ने बात निम्न जालकों की संकुलन दक्षता लिखिए। जालकों की क्या लिखनी है? संकुलन दक्षता अपने को लिखनी है। ये 9वां क्वेश्चन है। क्या लिखनी है? इन जालकों की संकुलन दक्षता। तो पहला है सरल घनीय जालक, सरल या साधारण घनीय जालक। घनीय जालक बताओ कितनी होती है इसकी? 52.4%। ध्यान रखना, ये संकुलन दक्षता एग्जाम में प्रश्न घुमा करके कैसे दे सकता है? रिक्त स्थान बताइए, बताओ 100 में से इसको घटा दोगे तो रिक्त स्थान आ जाएगा या नहीं आएगा इसका? दूसरी पूछिए अंतःकेंद्रीय षटकोणीय निबिड़ संकुल। अंतःकेंद्रीय की बीसीसी की कितनी होती है?
68%, अंत केंद्रित की भी 68%, और तीसरी कौन सी होती है, फलक केंद्रित। फलक केंद्रित कहें चाहे षटकोण या निबिड़ संकुलित हो, दोनों की कितनी होती है, 74%, यानी इनकी क्या होती है, उच्च। फलक केंद्रित वाले की और षटकोणीय निबिड़ संकुलन वाले की या घनीय निबिड़ संकुलन वाले की संकुलन दक्षता कितनी होती है, 74% होती है, अर्थात इनकी उच्च संकुलन दक्षता होती है जो इनके स्थायित्व को दर्शाती है। क्लियर है ये बात सभी को? तो ये 10 क्वेश्चन आपके पूरे मैंने यहाँ पर सोल्व करवा दिए हैं। आगे अपन बात करते हैं, 9 क्वेश्चन सोल्व करवा दिए, सॉरी। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित को अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोसों में वर्गीकृत कीजिए। किसमें बांटना अपने को, पदार्थ है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में विभाजित करना है। ये क्वेश्चन नंबर 10, किसमें, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय ठोसों में विभाजित कीजिए। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में विभाजित कीजिए। अब ये कौन कौन से हैं, जैसे पॉलीयूरेथेन, नेफ्थलीन बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, टेफ्लॉन पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट और सेलोफेन पॉलीवाइनिल क्लोराइड, सेलोफेन एक पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पॉलीवाइनिल क्लोराइड है, रेसा कांच तांबा, रेसा कांच और तांबा, यही है अपने को। इसको किस में विभाजित करना है, क्रिस्टलीय ठोस में और अक्रिस्टलीय ठोस में। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं क्रिस्टलीय ठोस। अब देखो मैं गोला लगा देता हूं, क्रिस्टलीय ठोस कौन कौन से हैं। ये जो नेफ्थलीन होता है वो क्रिस्टलीय ठोस होता है, बेंजोइक अम्ल होता है क्रिस्टलीय ठोस होता है, जो टेफ्लॉन होता है क्रिस्टलीय ठोस, पोटेशियम नाइट्रेट भी क्रिस्टलीय ठोस, और ये आपका जो तांबा है वो भी कैसा ठोस होता है, क्रिस्टलीय ठोस। तो 1 2 3 4 5, ये 5 क्या है यहाँ पर, क्रिस्टलीय ठोस। और अब जो बच गए वो सभी के सभी कौन से ठोसों के अंतर्गत आ जाएंगे, अक्रिस्टलीय ठोसों के अंतर्गत आ जाएंगे। नेफ्थलीन बेंजोइक अम्ल टेफ्लॉन, हाँ सॉरी ये टेफ्लॉन को छोड़ देना यहाँ पे, टेफ्लॉन किस में आएगा, अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत ही टेफ्लॉन आता है। तो ये 4 जो ठोस है वो कौन से ठोस है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और जो बच के जिनका यूनिट फॉर्मूला होता है, किसका है, नेफ्थलीन का यूनिट फॉर्मूला है, बेंजोइक अम्ल का यूनिट फॉर्मूला है, पोटेशियम नाइट्रेट का है, तांबा तो क्या है, मेटल है। और अब ये पॉलीयूरेथेन, ये जो यूनिट के अलावा जो बड़े फॉर्मूले हैं वो किस में आ गए, यहाँ पे क्रिस्टलीय सॉलिड में। आगे वाला प्रश्न देखते हैं, कांच को अतिशीतित द्रव्य क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कांच को अतिशीतित द्रव्य, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, अतिशीतित द्रव्य क्यों कहते हैं, कांच को अतिशीतित द्रव्य क्यों कहते हैं। देखो कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है, कैसा ठोस है अभी बताया, यहां पर छोड़ दिया ना। तो कांच कैसा है, अक्रिस्टलीय ठोस, कैसा ठोस है, अक्रिस्टलीय ठोस, जिसमें द्रवों के समान बहुत ही मंद गति से बहने का गुण पाया जाता है। क्या कह रहा हूं मैं, द्रव के समान,
द्रव्य के समान बहुत ही मंद गति से, बहुत ही मंद गति से बहने का गुण पाया जाता है, बहने का गुण पाया जाता है। बहुत ही मंद गति से इसमें बहने का गुण पाया जाता है। इसी कारण इसको आभासी ठोस या फिर मैं क्या कहूं अतिशितित द्रव्य, या क्या कह सकते हैं इसको आभासी ठोस भी अपन इसको कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल पुराने भवनों में जो शीशे की खिड़कियां लगी हैं वो ऊपर से पतली है और नीचे से क्या है मोटी है। क्लियर है बात सभी को। आगे अपन बात करते हैं, निम्न को अंतराणुविक बलों की प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। आगे वाला क्वेश्चन है, ये कौन सा क्वेश्चन हो गया था आपका, 10 नंबर का क्वेश्चन हो गया था, ये 11 नंबर का क्वेश्चन है। और चलो आगे वाला 12 नंबर का क्वेश्चन ये करते हैं। निम्न को अंतराणुविक बलों की प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। बलों की प्रकृति के आधार पर, बलों की प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत अपने को क्या करना है, इनको करना है। जैसे पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, टिन बेंजीन यूरिया, टिन बेंजीन यूरिया, अमोनिया जल, जिंक सल्फाइड, अमोनिया जल, जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड है। ग्रेफाइट, रूबिडियम, आर्गन, ग्रेफाइट, रूबिडियम, ऑर्गन, और कौन सा है सिलिकॉन कार्बाइड। ये तो संयुक्त ठोस से पढ़ा था अपन ने, सिलिकॉन कार्बाइड। अब देखो इसमें कौन कौन सी ठोस है, इनमें आणविक है, आयनिक है, धात्विक है, सहसंयोजक है। आणविक है, आयनिक है, धात्विक है, और कौन से हैं सह संयोजक है। इस प्रकार के ठोस हैं इसमें। अब देखो आणविक ठोस जो अणु के रूप में है वो सारे के सारे आणविक ठोस हैं। जैसे बेंजीन का अणु है, जैसे यूरिया का अणु है, अमोनिया का अणु है, जल का अणु है। तो ये कौन कौन से आ गए, जैसे बेंजीन, यूरिया और अमोनिया, और क्या आ गया इसमें जल। ये सभी अणु हैं, ध्यान है सभी को। C6H6, NH2CO, NH2, NH3 और H2 आयनिक ठोस। पोटेशियम नाइट्रेट सभी जानते हो, KNO3 कैसा ठोस है, आयनिक ठोस है। टिन ये छोड़ दो, जिंक सल्फाइड ZNS कैसा, ये धातु और ये अधातु, आयनिक ठोस है। और फिर ग्रेफाइट, रूबिडियम, ऑर्गन, सिलिकॉन कार्बाइड, कोई नहीं, ये धात्विक ठोस। देखो टिन ये धातु है या नहीं है, SN टिन धातु है। और कौन सा है फिर ग्रेफाइट, रूबिडियम, रूबिडियम धातु है, RB रूबिडियम धातु है ना। और हाँ सॉरी, यहाँ पर आर्गन भी किस में आ जाएगा, आर्गन भी किस में आ जाएगा, इसमें आणविक ठोस में। और ये दो ही है यहाँ पे, तो रूबिडियम और टिन, सिलिकॉन कार्बाइड। और ये ग्रेफाइट सहसंयोजक ठोस कौन सा होता है, सभी जानते हो, ग्रेफाइट कैसा है सहसंयोजक, और सिलिकॉन कार्बाइड भी कैसा है कार्बाइड, ये भी कैसा ठोस है सहसंयोजक ठोस है। तो इनको अपन अंतराणुविक बलों की प्रकृति के आधार पर किस किस में बांट सकते हैं, आणविक, आयनिक, धात्विक और सहसंयोजक ठोसों में। ये अपन ने 4 प्रकार के पहले भी पढ़े थे। हाँ, आणविक ठोस फिर से 3 प्रकार के देखे थे, अध्रुवीय आणविक, ध्रुवीय आणविक और हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। उनके भी एग्जाम्पल में आपसे सोल्व मैंने करवाए थे। आगे वाला क्वेश्चन है, बेंड सिद्धांत के आधार पर चालक, कुचालकों और अर्धचालकों में अंतर। बेंड सिद्धांत के आधार पर
बेंड सिद्धांत के आधार पर किस किस में अंतर, चालक, कुचालक और अर्धचालकों में। अर्धचालकों को क्या करना है, अपने को परिभाषित करना है। किसे कहते हैं बेंड सिद्धांत के आधार पर चालक, वे पदार्थ जिनके संयोजकता बैंड और चालकता बैंड परस्पर अतिव्यापित हो जाते हैं, अर्थात अतिव्यापन बैंड बन जाता है, जिनमें उन्हीं को क्या कहते हैं, चालक, क्योंकि उनमें से संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में इलेक्ट्रॉन आसानी से चले जाएंगे क्योंकि अतिव्यापित मिले हुए रहते हैं। कुचालक, वे पदार्थ जिनके संयोजकता बैंड और चालकता बैंड के मध्य ऊर्जा का अंतर अर्थात ऊर्जा अंतराल या वर्जित क्षेत्र अधिक होता है, जिनकी चालकता बहुत ही कम होती है, क्या कहलाते हैं, कुचालक। वे पदार्थ जो चालक और कुचालकों के मध्यवर्ती चालकता दर्शाते हैं, अर्थात जिनके संयोजकता बैंड और चालकता बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल अल्प होता है, थोड़ा सा ताप देते ही संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में इलेक्ट्रॉन मूव हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं, अर्धचालक। ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता बढ़ती है। परम शून्य ताप पर अर्धचालक किसके समान व्यवहार करते हैं, कुचालकों के समान ही व्यवहार करते हैं। तो ये बता सकते हो बेंड सिद्धांत के आधार पर चालक, कुचालक और अर्धचालकों के बारे में आपको बताना है। आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में अंतर लिखिए, अंतर बताना है निम्न में। आगे वाला क्वेश्चन है, निम्न में अंतर बताइए। निम्न में अंतर बताइए। अब देखो, षटकोणीय निबिड़ संकुलन और घनीय निबिड़ संकुलन में अपने को क्या बताना है, अंतर बताना है। पहला कौन से में, षटकोणीय निबिड़ संकुलन, इसको क्या कहते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और घनीय निबिड़ संकुलन में, संकुलन में इसको क्या कहते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। दूसरा है क्रिस्टल जालक और एक कोष्टिका, क्रिस्टल लेटिस, क्रिस्टल जालक और यूनिट सेल, या क्या कहते हैं इसको, इकाई कोष्टिका, एकक कोष्टिका। इन दोनों में अंतर बताना है। आगे टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, या इनको क्या कहते हैं अपन, चतुष्फलकीय, और कौन सी हैं, अष्टफलकीय रिक्तियां। अष्टफलकीय रिक्तियों में क्या बताना, अपने को अंतर बताना है। देखो, जो षटकोणीय निबिड़तम संकुलन होता है, बस ये अंतर अपने को मेनली ध्यान रखना है। षटकोणीय निबिड़तम संकुलन की जो व्यवस्था होती है इस संकुलन की, वो होती है ए बी ए बी ए बी प्रकार की व्यवस्था। कैसी व्यवस्था होती है, ए बी प्रकार की व्यवस्था होती है। और जो घनीय निबिड़ संकुलन होता है उसकी व्यवस्था होती है ए बी सी और ए बी सी प्रकार की व्यवस्था होती है। एक तो ये अपने को ध्यान रखना है। षटकोणीय निबिड़ संकुलन की व्यवस्था कैसी होती है, ए बी प्रकार की व्यवस्था होती है, और घनीय निबिड़ संकुलन की व्यवस्था कैसी होती है, ए बी सी प्रकार की व्यवस्था होती है। अर्थात इसमें पहली प्रत और तीसरी प्रत सेम होती है, दूसरी प्रत और चौथी प्रत सेम होती है, तीसरी प्रत और पांचवी प्रत सेम होती है। इनमें पहली प्रत पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी के साथ समानता, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी के साथ, तीसरी, छठवीं के साथ, इसमें पहली और कौन सी प्रत समान होती है, चौथी प्रत समानता दर्शाती है। क्लियर हुई बात सभी को। दूसरी बात करते हैं क्रिस्टल जालक और यूनिट सेल। क्रिस्टल जालक के बारे में बहुत बता चुका आपको, यूनिट सेल के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। तो यूनिट सेल किसी भी
क्रिस्टल जालक की वह छोटी से छोटी इकाई जिसको त्रिविम में बार बार दोहराने पर संपूर्ण क्रिस्टल जालक प्राप्त हो जाता है। और जालक बिंदुओं को या जालक स्थलों को एक सरल रेखा के द्वारा जब अपन मिलाते हैं तो एक जो व्यवस्थित अपने को त्रिविमीय संरचना प्राप्त होती है वो किसकी ज्यामिति होती है, किसकी संरचना होती है, एक जालक की संरचना होती है। क्लियर हुई बात। अब अपन बात करते हैं चतुष्फलकीय छिद्र और अष्टफलकीय छिद्रों की। चतुष्फलकीय छिद्रों का निर्माण कितने गोलों से होता है? इसका निर्माण होता है 4 गोलों से। और इसका निर्माण कितने गोलों से होता है? अष्टफलकीय छिद्रों का निर्माण कितने गोलों से होता है? 8 गोलों से होता है। ये कितने होते हैं? 2n। और ये कितने होते हैं? n। तो ये सब बातें आपको बता चुकी है। तो ये क्वेश्चन क्लियर है, सभी को बता सकते हो। आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो निम्न को उदाहरण सहित परिभाषित करना है। कौन कौन सी त्रुटियां हैं परिभाषित करना, उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। देखो शॉर्ट की त्रुटि मैं बता देता हूं। शॉर्ट की त्रुटि कैसी त्रुटि है? स्टाइकियोमेट्री दोस्त है। स्टाइकियोमेट्रिक है या नहीं है? ठीक है। क्या होता है क्रिस्टल जालक में? शॉर्ट की ने बताया था क्रिस्टल जालक में से जितने धनायन बाहर जाते हैं उतने ही ऋणायन बाहर चले जाते हैं। अर्थात धनायन और ऋणायन समान संख्या में जालक से बाहर चले जाते हैं। रिक्तिकाएं वहां पर उत्पन्न हो जाती है और उनको क्या कह रहे हैं? शॉर्ट की त्रुटि। घनत्व में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। और कौन दर्शाते हैं? जिन आयनों के आकार समान हो, जिनकी समन्वय संख्या क्या हो? उच्च हो, वो क्या दर्शाते हैं? शॉर्ट की त्रुटि। क्लियर है सभी को? दूसरी है फ्रेंकल दोष। वैसे इन दोनों में मैंने अंतर लिखा रखा है ना दोनों में। फ्रेंकल दोष में क्या होते हैं? क्रिस्टल जालक में से जो धनायन होते हैं वो अंतराकाशों में चले जाते हैं, या उसको अंतराकाशी दोष या विस्थापन दोष के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। इसको रिक्तिका दोष के नाम से अपन जानते हैं। इसमें घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है फ्रेंकल दोष में। फ्रेंकल ने इसके बारे में बताया था। किसमें पाई जाती है? जिसमें धनायन और ऋणायन के आकार में अंतर क्या रहना चाहिए? अधिक, और समन्वय संख्या रहनी चाहिए कम। यहाँ पर जैसे NaCl, जैसे KCl, CaCl, यहाँ पर AgCl, AgBr, AgIZNS। AgBr में दोनों दोष पाए जाते हैं। AgBr में शॉर्ट की दोष और फ्रेंकल दोष दोनों पाए जाते हैं। ये मैं आपको पहले करवा चुका हूं अंतर, और ये अब भी मैंने करवा दिया है। अंतराकाशी दोष किसे कहते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस डिफेक्ट या काशी दोष किसे कहते हैं? अंतराकाशी दोष। जब किसी क्रिस्टल में जो अवयवी कण होते हैं अपने मूल स्थान से निकलते हैं और अंतराकाशों में जाकर के विस्थापित हो जाते हैं या अंतराकाशों में चले जाते हैं, इस प्रकार के दोष को अपन क्या कहते हैं? अंतराकाशी दोष के नाम से जानते हैं। आगे वाला है एफ केंद्र। कैसा केंद्र? एफ केंद्र। ध्यान रखना ये कैसा दोष है? ये नॉन स्टाइकियोमीतीय दोष है। कैसा दोष है? नॉन स्टाइकियोमीतीय दोष है। और कैसा दोष? धातु आदि के दोष में आता है। किसमें? धातु आदि के दोष में। कौन सा? धातु आदि के दोष में कौन सा? ऋणायनिक रिक्तिका वाला। ऋणायनिक रिक्तिका वाला दोष है। कौन सा दोष है? ऋणायनिक रिक्तिका वाला। बताया था आपको जैसे NaCl में से Cl अपने मूल स्थान पर इलेक्ट्रॉन छोड़ करके क्रिस्टल से बाहर चला जाता है, और वो जो इलेक्ट्रॉन बचता है उस इलेक्ट्रॉन वाले केंद्र को ये अपन क्या कहते हैं? एफ केंद्र। जो जर्मन शब्द फोर्बेजेंटर जो कि रंग के लिए उत्तरदायी केंद्र होता है उससे लिया गया है। इस एफ केंद्र के कारण ही NaCl कैसा दिखाई देता है? पीला। KBr, KCl या ये कैसा दिखाई देता है? बैंगनी। LiCl कैसा दिखाई देता है? LiCl अपने को दिखाई देता है गुलाबी कलर का। कैसा दिखाई देता है? गुलाबी कलर का दिखाई देता है, इसी दोष के कारण। तो बता सकते हो आप सभी। आगे अपन बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन की। निम्न को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए।
आगे वाला क्वेश्चन है, निम्न को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। अब क्या क्या है यहाँ पर, अनुचुंबकीय, लो चुंबकीय, प्रतिलो चुंबकीय, फेरी चुंबकीय, अनुचुंबकत्व और लोह चुंबकत्व, फेरी चुंबकत्व, प्रतिलोह चुंबकत्व और 12 और 16, 13 और 15 वर्ग के यौगिक जिनकी औसत संयोजकताएं कितनी होती है, 4, और पायरो या पेरा विद्युतता, इनको क्या करना अपने को परिभाषित। अनुचुंबकीय वे पदार्थ जो चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं तथा जिनमें कम से कम एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, क्या कहलाते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ। O2 बताया था, Cu+2 बताया था, Cu+ बताया था, CuO बताया था, ये सभी कैसे हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ। वे पदार्थ जो चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर प्रबलता से आकर्षित करते हैं और एक बार चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए फिर चुंबकीय क्षेत्र हटा लिया जाता है तो उनका चुंबकत्व समाप्त नहीं होता है, अर्थात उनमें स्थायी चुंबकत्व आ जाता है, क्या कहलाते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ। एग्जाम्पल जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकिल, गैडोलियम, ये इनके एग्जाम्पल। फेरी चुंबकत्व पदार्थ किससे कहते हैं, जिनमें डोमेन्स समानांतर और प्रति समानांतर व्यवस्थित होते हैं, उनको क्या कहते हैं, फेरी चुंबकत्व या फेरी चुंबकीय पदार्थ। इनकी चुंबकत्व का मान लो चुंबकीय से कम होता है और अनुचुंबकीय से अधिक होता है, या मैग्नेटाइट एग्जाम्पल भी बताया था आपको। प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ जिनके जो डोमेन होते हैं लो चुंबकीय पदार्थों के समान ही होते हैं लेकिन एक दूसरे के विपरीत दिशा में स्थित होने के कारण वो एक दूसरे के चुंबकीय गुण को क्या कर देते हैं, निरस्त। जैसे MnO में आपको मैग्नीज ऑक्साइड में बताया था। 12 और 16 के कौन कौन से हैं, जैसे ZS, जैसे CDS, CDSE, मैं लिखी दूं यहाँ पे। 12 के कौन से हैं, जिंक, कैडमियम और मरकरी। 16 के ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम। बताओ, ये ZS है, ये CDS है और ये CDSE है, तो ये सभी कौन से हैं, 12 और 16 के। इसी प्रकार 13 और 15 के कौन कौन से हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। 15 के नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। तो ये रहे, ये रहे, ये रहे, ये एल्यूमिनियम, फास्फाइड, गैलियम, आर्सेनाइड और ये इंडियम और ये रहे, ये कौन से हैं, 13 और 15 के। पेराविद्युतता या ये पेराविद्युतता पायरो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कुछ क्रिस्टलीय ठोसों में प्राकृतिक रूप से ध्रुवता पाई जाती है जिसके कारण उनमें उच्च अस्थायी वोल्टता उत्पन्न हो जाती है और वो उच्च अस्थायी वोल्टता क्या कहलाती है, पेराविद्युतता कहलाती है। जैसे किसी क्रिस्टल को अपन तापांतर करें, उसका ताप अचानक से बढ़ाएं या ताप में वृद्धि करें तो उनके परमाणु की स्थितियां चेंज होने के कारण क्रिस्टल में ध्रुवणता उत्पन्न हो जाती है और उसी के कारण क्या उत्पन्न हो जाती है, पेराविद्युतता उत्पन्न हो जाती है। ये है पेराविद्युतता। क्लियर हुई बात सभी को। अब अपन बात करते हैं आगे, डोपिंग किसे कहते हैं, डोपिंग किसे कहते हैं, डोपिंग किसे कहते हैं, डोपिंग भाई सभी जानते हो, नेज अर्धचालकों की चालकता बहुत कम क्या होती है, कम, उनका प्रयोग प्रायोगिक कार्यों में अपन नहीं कर सकते, अतः उनकी चालकता बढ़ाने के लिए उसमें सुटेबल अशुद्धियां मिलाई जाती है और वही क्या कहलाती है, वही प्रोसीजर क्या कहलाता है, डोपिंग कहलाता है। एन प्रकार और पी प्रकार के अर्धचालकों का क्या अभिप्राय है, एन टाइप और पी टाइप। इसमें क्या करते हैं, 14 वर्ग के तत्वों में इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियां मिलाते हैं। कौन सी मिलाते हैं, इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियां। एन टाइप के अर्धचालक कब बनते हैं, जब इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियां मिलाते हैं। कौन सी अशुद्धियां, इलेक्ट्रॉन धनी, यानी जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, ज्यादा, यानी 15 वर्ग के तत्वों की अशुद्धि। पी टाइप जिसमें इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि मिलाते हैं, इलेक्ट्रॉन
न्यूनता वाली अशुद्धि मिलाते हैं तो कौन से बनते हैं? एन टाइप, ये सॉरी पी टाइप अर्धचालक। दोनों के डायग्राम बना करके मैंने नोट्सों में अच्छे से लिखवा रखा है। तो एन टाइप और पी टाइप में क्लियर रहना चाहिए। एन क्या है? ऋणात्मक यानी नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव आता है। पी क्या है? पॉजिटिव, क्योंकि जो होल होता है उस पर इलेक्ट्रॉन निकल जाने के कारण क्या रहता है? धनात्मक या पॉजिटिव के कारण क्या आता है इस पर? पी। निम्न को अध्रुवीय आणविक, ये क्वेश्चन अच्छा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना आपको कि जो आणविक ठोस होते हैं वो भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो निम्न को ध्रुवीय, अध्रुवीय और हाइड्रोजन आवंटित आणविक ठोसों में वर्गीकृत करना है। किस किस में? ध्रुवीय, अध्रुवीय और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वालों में इनको विभाजित करना है। हैं कौन कौन से? जैसे HF, H2O, HCl, HF, H2O, HCl, SO2 क्लोरोफॉर्म, SO2 क्लोरोफॉर्म, NH3 एसिटिक अम्ल, NH3 CH3 COOH और O2N2 Cl2, O2N2 Cl2 CH4 CCl4। ऑर्गन, ऑर्गन, हाँ इनको बांटना है। अब देखना पहले कौन से हैं? अध्रुवीय आणविक ठोस। पहले अपन अध्रुवीय लिखते हैं, जैसे बुक में लिखा है अपन ने या नोट्स में लिखा है अध्रुवीय आणविक ठोस। फिर कौन से लिखते हैं? ध्रुवीय। फिर कौन से लिखते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले। अब देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले बता दो पहले कौन कौन से हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस के मध्य पाई जाती है? HF में पाई जाएगी, H2O में पाई जाएगी और NH3 में पाई जाएगी, CH3 COOH में पाई जाएगी। यानी हाइड्रोजन परमाणु प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु या तो क्या होना चाहिए? फ्लोरीन के मध्य आने चाहिए या फिर ऑक्सीजन के मध्य या फिर क्या होना चाहिए? नाइट्रोजन के मध्य आना चाहिए। अब अपन बात करते हैं ध्रुवीय। ध्रुवीय वाले कौन कौन से होंगे? जैसे HCl, जैसे SO2, जैसे CH3 क्लोरोफॉर्म। ये कैसे हैं? ध्रुवीय आणविक ठोस। और ये बच गए कौन से? ये कौन कौन से बच गए? ऑर्गन, और ये आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया ये भी, और ये आ गया O2N2 Cl2, O2N2 Cl2 CH4 CCl3। ये कौन से हो गए? अध्रुवीय आणविक ठोस। तो ये पहले मैंने कौन से बताए थे आपको? 4 प्रकार वो बताए थे आकर्षण बलों की प्रकृति के आधार पर। अब ये बता दिए मैंने आपको। इसके बाद में है विषमदेशिकता। किसे कहते हैं? किस प्रकार के ठोसों में पाई जाती है विषमदेशिकता? किसे कहते हैं? जब क्रिस्टलीय ठोसों के भौतिक गुणधर्मों का मापन भिन्न भिन्न दिशाओं से करते हैं तो उनके मान भी क्या प्राप्त होते हैं? भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। यही गुण क्या कहलाता है? विषमदेशिकता। और जो पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं? विषमदेशिक पदार्थ। सारे के सारे कौन से पदार्थ होते हैं? ये क्रिस्टलीय पदार्थ या क्रिस्टलीय ठोस। तो जैसे क्रिस्टलीय ठोसों के भौतिक गुणधर्म जैसे अपवर्तनांक, इनका मापन यदि भिन्न भिन्न दिशाओं से करें तो मान भी क्या प्राप्त होते हैं? भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। यही गुण क्या कहलाता है? इनका विषमदेशिकता। और कौन दर्शाते हैं? क्रिस्टलीय ठोस। अशुद्धि दोष क्या है? उदाहरण लिखिए। इम्प्यूरिटी दोष, अशुद्धि दोष बता रखा था। जैसे NaCl में क्या मिला दें? SrCl2, तो 2 सोडियम के स्थान पर क्या आ जाएगा? 1 स्ट्रोंशियम आ जाएगा। तो 1 सोडियम के स्थान पर क्या, 2 सोडियम में से 1 के स्थान पर तो ये आ जाएगा स्ट्रोंशियम, और 1 का स्थान क्या रह जाएगा? रिक्त रह जाएगा। इस प्रकार का दोष ही क्या कहलाता है? अशुद्धि दोष कहलाता है। नोट्स में लिखवा रखा है, आपको करवा भी रखा है। FeS का प्राकृतिक रंग सुनहरा किस दोष के कारण होता है? FeS का प्राकृतिक रंग, ये भी क्वेश्चन है और ये भी क्या था? क्वेश्चन। तो मैं क्वेश्चन नंबरिंग आगे पीछे हो गई। अब ये क्वेश्चन था और ये भी क्वेश्चन था और ये भी क्वेश्चन था। FeS का प्राकृतिक रंग सुनहरा कौन से दोष के कारण होता है? ये कौन सा दोष है? नॉन स्टाइकियोमीतीय। कौन सा? नॉन स्टाइकियोमीतीय दोष में कौन सा है? धातु
न्यूनता दोष, न्यूनता दोष में, धातु न्यूनता दोष में भी कौन सा दोष है? धनायनिक रिक्तिका वाला, धनायनिक रिक्तिका। किसमें? जब धातु क्या दर्शाता है? धातु आयन परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, वो दोष है। इसी के कारण बताया था Fe2+ और Fe3+ के मध्य इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? अंतर परिवर्तन होता है, जिसके कारण क्या एक चमक उत्पन्न होती है, क्रिस्टल विद्युत चालकता दर्शाता है और चुंबकीय गुणधर्म भी दर्शाता है। इसी कारण इसको क्या कहते हैं अपन? मूर्खों का सोना भी कहते हैं। एक कोष्टिका के घनत्व का सूत्र लिखिए। एक कोष्टिका के घनत्व का सूत्र क्या होता है? D बराबर ZM और ये A³ और ये Na। ये घनत्व है, ये परमाणु की संख्या, ये मोलर द्रव्यमान, ये आयतन और ये अवोगाद्रो संख्या। तो ये बता रखा है, आपको नोट्स में करवा रखा है। आगे वाला क्वेश्चन है घनीय विषमलंबाक चतुष्फलकीय और षटकोणीय कौन कौन से दे रखे हैं? घनीय विषमलंबाक चतुष्फलकीय और षटकोणीय। इनमें क्या लिखना आपको? ABC में संबंध और अल्फा, बीटा और गामा, यानी अक्षीय दूरी और अक्षीय कोणों के बारे में बताना है। आप सभी जानते हो घनीय में क्या होता है? A बराबर B बराबर C, अल्फा कोण बराबर बीटा कोण बराबर गामा कोण बराबर 90 डिग्री, NaCl और KCl इसके एग्जाम्पल हैं। दूसरा है चतुष्क फलकीय। चतुष्क फलकीय, जो चतुष्क फलकीय होता है उसमें क्या होता है? उसमें A बराबर B, C भुजा बराबर नहीं होती है, सभी कोण वही अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री और इसका एग्जाम्पल SnO2 और TiO2। ये एग्जाम्पल मैंने आपको किसका उदाहरण लेकर के बताया था? कोलगेट का और विषम लंबाक्स माचिस वाला विषम लंबाक्स। इसमें क्या रहता है? A बराबर नहीं होता है B के, B बराबर नहीं होता है C के और ये कोण वही रहते हैं, बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री और इसका एग्जाम्पल था बेरियम सल्फेट। इसका क्या है? आपका उदाहरण है। या फिर KNO3 भी इसका एक एग्जाम्पल और है। षटकोणीय, षटकोणीय में क्या रहता है? A बराबर B लेकिन C बराबर नहीं होती है, अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री और गामा कितना होता है? 120 डिग्री का। ये भी डायग्राम बना करके आपको मैंने बताए थे, मैग्नीशियम और जिंक ऑक्साइड इसके क्या है? एग्जाम्पल हैं। तो ये इनकी ये अक्षीय दूरियां थी और इनके अक्षीय ये कोण थे। क्लियर है? विषमलंबाक्स क्रिस्टल समुदाय में संभावित एकक कोष्टिकाओं के नाम लिखिए। ये रहा विषमलंबाक्स में संभावित एकक कोष्टिका। इसमें संभावित एकक कोष्टिका यूनिट सेल। बताओ इसमें चारों प्रकार की एकक कोष्टिका हो सकती है। कौन सी हो सकती है? सरल हो सकती है और काय केंद्रित हो सकती है और फलक केंद्रित हो सकती है और अंत्य वाली हो सकती है। यानी चारों एकक कोष्टिका इसमें सम्मिलित होती है। जो 14 अवयवी जालक बनाए थे ना, उस आधार पर ये है। इस प्रकार से इस चैप्टर के ये लगभग जो छोटे क्वेश्चन थे वो मैंने आपको लगभग सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाने की कोशिश करी है। इसके अलावा आपको जो भी क्वेश्चन और मिलते हैं इस चैप्टर में वो सभी को सोल्व करने हैं और अच्छे से तैयार करना है। अब इस चैप्टर के केवल न्यूमेरिकल बचे हैं, वो न्यूमेरिकल आपको एक बार खुद को सोल्व करने हैं, फिर मैं उनको नेक्स्ट क्लास में आपको यहाँ पे बोर्ड पे सोल्व करवाऊंगा। आज की क्लास में इतना ही और सभी ध्यान रखिए अपना यूट्यूब चैनल विजेंद्र सर केमिस्ट्री है उसे सब्सक्राइब कर ले ताकि जो कंटेंट ऑफ मैटर मैं जैसे ही डालूं आपके पास पहुँच जाए। थैंक यू, धन्यवाद।